नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम वैदिक काल पढ़ रहे थे और वैदिक काल में हमने ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन और धर्म व दर्शन अर्थात धार्मिक जीवन भी पूरा पढ़ लिया था। काफ़ी डिटेल में पढ़ा, काफ़ी बेहतरीन तरीके से पढ़ा और आपको बड़ा मज़ा आया होगा कंटेंट को देखकर भी, और मेरा टीचिंग मेथड देखकर भी अच्छा लगा होगा, ऐसी मैं आशा कर रहा हूं। क्योंकि आज तक एक भी कमेंट ऐसा नहीं आया कि सर समझ में नहीं आया, सर आप इसमें ये परिवर्तन कर दो कि ये परिवर्तन कर दो, मतलब इस प्रकार का किसी का कोई ऑब्जेक्शन आया ही नहीं। तो खैर ये मेरे लिए थोड़ी सी गलत बात है, क्योंकि आप यदि मेरी बुराई नहीं करेंगे ना तो मुझे पता ही नहीं चल पाएगा कि मेरे अंदर कमी क्या है। इसलिए मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आप मेरी बुराई ज़रूर करें। जो कमी है ना, वास्तव में जो कमी है उसे आप मेरे को व्यक्तिगत रूप से बता सकते हैं। आपको कॉर्नर में एक कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, वहाँ पे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं, कॉलिंग करके बता सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, खैर वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मतलब आपके लिए सारे जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वो खुले हुए हैं। आप ज़रूर बताएं ताकि मैं अपने आप में परिष्कृत करके अपने आप को और आपके सामने मेरा एक लेटेस्ट वर्जन लॉन्च करता ही चला जाऊं। ठीक है, तो आप ज़रूर बताएं। और जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उनसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो पुरानी क्लासों को ज़रूर देखें, आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि यदि बीच से देखोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगी बात कि कहाँ चल रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं हम, है ना। तो ज़रूर आप जो है पिछली क्लासों को देखें, पहली क्लास से देखें तो आपको इतिहास में बड़ा मज़ा आएगा ना। इतिहास का परिचय वाली क्लास ज़रूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं। मैंने एक क्लास अलग से और डाली हुई है इंटरव्यू सीरीज़ के नाम से कि इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, वहाँ भी आप उसको ज़रूर जाके देखना। क्या इतिहास अपने को दोहराता है, इसको भी आप ज़रूर देखना। अभी भीमराव अम्बेडकर पे जो क्लास डाली थी कल, उसको आप ज़रूर से ज़रूर देखना। बहुत गजब का मैटर उसमें मैंने बताया है ना। कई बार साक्षात्कार जैसी एग्जाम में सवाल पूछ लेते हैं ना। तो हम विद्यार्थियों उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे? उत्तर वैदिक काल, है ना। उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का जो विभाजन का जो आधार है विद्यार्थियों, वो है दोनों कालों के बीच में जो हमको सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक असमानता देखने को मिलती है। और वो जो एक व्यापक जो परिवर्तन आया, ये जो असमानता उत्पन्न हुई, उसके पीछे सबसे मुख्य कारण जो माना जाता है वो लोहे की खोज माना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के अतिरंजी खेड़ा नामक स्थान से और 1000 BC के आसपास जो है हमें लोहा मिला था, है ना। और उस लोहे की खोज से हुआ क्या कि हमने कृषिगत औजार बनाए, कुछ उपकरण बनाए, लोहे के हल बनाए, लोहे की कुल्हाड़ियाँ बनाई, जिससे हमने जंगलों को साफ कर लिया और खेती करने लगे। व्यापक पैमाने पर खेती हुई तो बहुत अधिक जो है हम खाद्यान्न उत्पन्न करने लगे। और जब वो एक्स्ट्रा खाद्यान्न था उसको जब हमने उत्पन्न हुआ हमारे घरों में, तो जो खाने लायक था वो तो हमने घर में रख लिया, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा था विद्यार्थियों उसको हमने बेचा। एक गांव से दूसरे गांव गए तो हमारी यहाँ की संस्कृति दूसरे गांव की संस्कृति के पास गई, उन लोगों के क्या विचार थे वो हमारे पास आए, हमारे विचार उन लोगों के पास गए, उन लोगों के पास जो धन था वो हम अनाज के बदले में हमारे पास आया। जब हमारे पास धन आएगा तो हमारी लाइफ स्टाइल बदल जाएगी, है ना। हमारे जो है घर के जो जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो सारी चीज़ बदल जाएंगी, चाहे वो मर्द भांड हो, चाहे हमारे कपड़े हों, चाहे हमारा मकान हो। इंसान सबसे पहले इन्हीं चीज़ों में परिवर्तन लाता है। थोड़े से पैसे हुए, एक ड्रेस ज़्यादा खरीद ली। खैर मेरे जैसा इंसान तो नहीं खरीदता, मुझे ड्रेसों का शौक ही नहीं है ना, बिल्कुल भी शौक नहीं है, मैं गिनी चुनी रखता हूँ उसके अलावा। लेकिन इंसान जो है सब लोग बदलते हैं, अधिकांशतः यही होता है। सबसे पहले ड्रेस बदलेंगे, आज के ज़माने में मोबाइल बदलेंगे, है ना। उसके बाद एक मोटरसाइकिल बदल देंगे, अपनी गाड़ी बदल देंगे, अच्छी सी गाड़ी ले आएंगे। और उसके बाद क्या बदलेंगे? अपने बर्तनों को बदल देंगे, धीरे धीरे थोड़े से स्टाइलिश ले आएंगे ना। चाहे वो चाय का कप हो, चाहे वो पानी का गिलास हो,
या पानी की बोतल हो, है ना। और उसके अलावा फिर धीरे धीरे यानी कि अपने मृद भांडों में परिवर्तन आ गया था, आवास में परिवर्तन आ गया था। लोग जो है ग्रामीण संस्कृति की ओर से और शहरी संस्कृति की ओर गमन कर रहे थे, और उसी का परिणाम था कि धीरे 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 जैसे ही वैदिक काल समाप्त होगा और द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो जाएगा, है ना। उसका कारण सबसे बड़ा यही था, लोहे की खोज, है ना। तो जब इतना सारा परिवर्तन हुआ तो फिर राजा भी जो है शक्तिशाली हो गए, क्योंकि राजा को भी वो जो माल ट्रांसपोर्ट होता था उसकी भी रखवाली करनी पड़ती थी। अब एक जगह स्थायी बस गए थे, ये लोग कृषि करते थे, तो स्थायी बस के तो राजा भूमि का मालिक हो गया था, तो प्रशासन का भी उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई थी, है ना। सेना वो जो है अपना जो अपना मंत्रिमंडल था एक तरीके से, उसकी भी संख्या उसने बढ़ा दी थी। वहाँ तो हमको जैसे उत्तर वैदिक जो ऋग्वैदिक काल था उसमें 3-4 पदाधिकारियों के नाम ही हमने पढ़े थे, यहाँ पे देखेंगे 12-12 रत्नियों के नाम मिलते हैं राजा के अलावा ना। तो कहने का मतलब व्यापक परिवर्तन आया लोहे की वजह से। तो हम एक एक क्षेत्र के परिवर्तन को पढ़ेंगे विद्यार्थियों। आज हम उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन देखेंगे, और उसके बाद हम इसी प्रकार से एक दिन राजनीतिक, फिर सामाजिक, फिर धार्मिक, फिर आर्थिक, और फिर हमारा जो है वैदिक काल पूरा हो जाएगा। फिर वैदिक काल की जानकारी के स्रोत पढ़ेंगे, जिसमें चारों वेदों को पढ़ेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे, आर्यन ग्रंथ पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, और इसी के साथ ही जो है उपवेद वगैरह ये देख लेंगे, और फिर हमारा ये टॉपिक पूरा होगा। यहाँ से 4-5 सवाल मुझे लगता है आ ही जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये टॉपिक और अच्छे से हमको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल मैंने हेडिंग जमाई, और इसमें क्या पढ़ेंगे, राजनीतिक जीवन पढ़ेंगे सबसे पहले। राजनीतिक जीवन, है ना। उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन पढ़ेंगे, ठीक है विद्यार्थियों, राजनीतिक जीवन पढ़ेंगे। तो राजनीतिक जीवन में मैं बताऊं, राजा की जो स्थिति थी उसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन आए। अब राजा जो था वो विद्यार्थियों शक्तिशाली हो गया था ऋग्वैदिक काल के बजाय, है ना। उत्तर वैदिक काल में अब जो राजा है उसका जो चयन होता था, वो कुछ ग्रंथ ऐसे कहते हुए हैं कि राजा का चयन जो होता था वो आनुवांशिक था, और कुछ कहते हैं कि राजा निर्वाचित होता था। तो दोनों बातों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जो हमारा जो शतपथ ब्राह्मण है और अथर्ववेद है, इन दोनों में तो राजा के जो है निर्वाचन की बात की गई है, लेकिन जो हमारे हैं शतपथ ब्राह्मण और ऐत्रेय ब्राह्मण, इन दोनों में राजा के वंशानुगत होने की बात की गई है। तो दोनों में क्या क्या बातें हैं वो हम करने वाले हैं। और फिर इस काल में जो है हमारे राजा के जो राजत्व सिद्धांत थे वो भी यहाँ पे राजा लागू करने लगा था। क्या होता है राजत्व सिद्धांत जानेंगे, और दैवीय सिद्धांत की भी बात यहाँ पे जो है समाज में स्थापित होने लगी थी। वैसे दैवीय सिद्धांत का पहली बार उल्लेख ऋग्वेद में ही मिल जाता है, लेकिन केवल उल्लेख ही मिलता है। समाज में स्थापित जो हुआ था दैवीय सिद्धांत वो उत्तर वैदिक काल में यानी इस काल में जाके हुआ था। दैवीय सिद्धांत में क्या होता है कि राजा जो है वो अपने को देवता यानी कि ईश्वर और जो जनता है उन दोनों के मध्य का मीडिएटर मानता है। राजा ये कहता है जनता से, यदि आपको भगवान के पास जाना है तो आपको पहले मेरे पास आना पड़ेगा, मैं मीडिएटर हूँ, एक तरीके से मैं आपका बीच का स्टेशन हूँ, आप मेरे पास आओगे फिर आप वहाँ जा सकते हो, या मैं जो अब आपके ऊपर जो शासन कर रहा हूँ वो राजा की आज्ञा ईश्वर की आज्ञा से ही मैं आपके ऊपर शासन कर रहा हूँ। इस प्रकार की जो विचारधारा है वो राजा का दैवीय सिद्धांत कहलाती है ना। और इस प्रकार का सिद्धांत इस काल में आ चुका था। वैसे दैवीय सिद्धांत का पहली बार उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिल जाता है। तो ये सारी बातें थी विद्यार्थियों, इनको मैं यहाँ पे लिख डालता हूँ और फिर हम बात करेंगे उससे आगे की। आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा ये सब कुछ पढ़कर सुनकर, जो मेरा टीचिंग मेथड है अच्छा लग रहा होगा। नहीं लगे तो आप जरूर बताया करो विद्यार्थियों। देखो आप नहीं बताओगे ना तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा। आप निसंकोच होकर कमेंट किया करो कि आखिर मेरे अंदर जो कमी है वो क्या है ना। तो हम देखिए राजा का चयन पढ़ेंगे। राजनीतिक जीवन में राजा का चयन 1 नंबर पे हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? राजा का चयन, है ना। आखिर राजा का जो चयन होता था वो कैसे होता था, है ना। राजा का चयन कैसे होता था तो मैं बताऊं आपको। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि राजा का चयन यहाँ पे 2 प्रकार से होना बताया गया है। राजा का चयन एक तो यहाँ पे बताया गया है कि जो राजा था, राजा का निर्वाचन होता था, है ना।
राजा का निर्वाचन होता था। एक बात तो हमें ये मिलती है। और विद्यार्थियों दूसरी मिलती है कि जो राजा था, राजा आनुवांशिक होता था। राजा आनुवांशिक होता था। राजा आनुवांशिक होता था। ठीक है, तो इस प्रकार के दो विचार हमें मिलते हैं। अब राजा का निर्वाचन होता था, ऐसा हमें कहाँ मिलता है? देखो, ऋग्वैदिक काल में तो राजा का निर्वाचन होता था, लेकिन इस काल में आते आते जो राजा का निर्वाचन था वो थोड़ा सीमित हो गया था, है ना। और वो इस काल में आते आते ऋग्वैदिक काल के बजाय राजा का जो निर्वाचन था वो थोड़ा सीमित हो गया था, है ना। और जैसे ऋग्वैदिक काल में और किसी भी प्रकार से राजा को अपने पद से हटाए जाने का कोई उल्लेख भी नहीं मिलता, लेकिन इस काल में राजा को अपने पद से हटाए जाने का उल्लेख मिलता है। जैसे जो सरंजय कबीला था, उस सरंजय कबीले के राजा थे पौमशायन, उसको अपने पद से यानी कि राजा के पद से हटाए जाने की जानकारी जो है मिलती है ना। तो ये सारी बातें हम जो है राजा के निर्वाचन वाली बात में लिखेंगे। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे हम। मैं बात करूं सबसे पहले राजा का निर्वाचन की बात जो मिलती है विद्यार्थियों, वो हमें मिलती है ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय नहीं है, शतपथ ब्राह्मण और अथर्ववेद की बात है ना। ऐत्रेय ब्राह्मण नहीं है। मैं यहाँ पे लिखूंगा शतपथ ब्राह्मण व अथर्ववेद में राजा के निर्वाचित होने की जानकारी मिलती है ना। राजा के निर्वाचित होने की जानकारी मिलती है। ठीक है विद्यार्थियों, लेकिन ऋग्वैदिक काल के बजाय राजा का निर्वाचन सीमित हो गया था, है ना। मगर ऋग्वैदिक काल के बजाय इस समय राजा का निर्वाचन सीमित हो गया था ना। कैसा हो गया था? सीमित हो गया था। ठीक है साथियों, तो शतपथ ब्राह्मण व अथर्ववेद में राजा के निर्वाचित होने की बात मिलती है, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। और ऋग्वैदिक काल के बजाय इस समय राजा का जो निर्वाचन था वो सीमित हो गया था, है ना। एक बात हो गई है। दूसरी बात मैं इसमें लिखूंगा कि जो राजा था उसे अपने पद से हटाए जाने की बात ऋग्वैदिक काल में नहीं मिलती, लेकिन इस काल में मिलती है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा ऋग्वैदिक काल में राजा को पद से हटाए जाने का उल्लेख नहीं मिलता, मगर उत्तर वैदिक काल में मिलता है। मगर उत्तर वैदिक काल में मिलता है ना। उत्तर वैदिक काल में मिलता है। जैसे जो संजय कबीला था, संजय कबीले के
शासक, संजय कबीले के शासक, संजय कबीले के शासक कौन थे? पौमशायन, है ना, पौमशायन, पौमशायन, सॉरी यही वाला आएगा, पौमशायन, संजय कबीले के शासक पौमशायन को पद से हटाया गया था, को पद से हटाया गया था, है ना। संजय कबीले के शासक पौमशायन को पद से हटाया गया था, ये जानकारी मिलती है विद्यार्थियों। आपको ध्यान होगा ये जो संजय कबीला था ये वही कबीला था जो दासराग्य युद्ध में और राजा सुदास की ओर से लड़ा था, है ना। राजा सुदास की ओर से संजय कबीला लड़ा था और वशिष्ठ लड़ा था, है ना। विश्वामित्र और 10 कबीले एक साइड थे और ये एक साइड थे, है ना। इस प्रकार से वो दासराग युद्ध हुआ था। ऋग्वेद के जो 7वें मंडल में हमें जानकारी मिलती है, 7वां मंडल का जो है 18, 33 और 83वां सूक्त, है ना। ये सारी बात हो गई, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे निर्वाचन संबंधित बातें, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ राजा के आनुवंशिक होने की बात, है ना। राजा के आनुवंशिक होने की बात कौन करते हैं? तो राजा के आनुवंशिक होने की बात जो करते हैं वो ऐत्रेय ब्राह्मण और जो है हमारे सतपथ ब्राह्मण दोनों करते हैं, है ना। ऐत्रेय ब्राह्मण और सतपथ ब्राह्मण जो है वो करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा विद्यार्थियों, यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय, ये ब्राह्मण ग्रंथ है ना, ऐत्रेय ब्राह्मण, कहीं किसी आप व्यक्ति को समझ लो कि कोई ऐत्रेय नाम का कोई व्यक्ति होगा, ऐत्रेय ब्राह्मण व ये ग्रंथ है ना, ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय ब्राह्मण व सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में राजा के आनुवांशिक होने की, राजा के आनुवांशिक होने की जानकारी मिलती है, राजा के आनुवांशिक होने की जानकारी मिलती है, ठीक है। राजा के आनुवांशिक होने की जानकारी जो है वो हमें ऐत्रेय ब्राह्मण व सतपथ ब्राह्मण में मिलती है ना। और जो है क्या लिखा मिलता है कि वहाँ पे लिखा मिलता है कि जो 10 पीढ़ियों वाले राजतंत्र का उल्लेख मिलता है ना। और लिखा है कि और लिखा है कि, क्या लिखा है, मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, लिखा है कि 10 पीढ़ियों वाले राजतंत्र, है ना, 10 पीढ़ियों वाले राजतंत्र, या इसमें लिखा है 10 पुरुष राज, 10 पुरुष राज, है ना, 10 पीढ़ियों वाले राजतंत्र, है ना, का उल्लेख मिलता है ना, का उल्लेख मिलता है, का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ये बात हो जाती है विद्यार्थियों यहाँ पे राजा के आनुवंशिक होने की बात जो हमें ये मिलती है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो अब दूसरी विशेषता हम देखें इस काल की, तो राजा था उसका जो प्रभाव था वो बढ़ गया था, और जो विदत थी उसका तो उल्लेख ही नहीं मिलता, और सभा और समिति जो थी जो राजा पर नियंत्रण रखती थी ऋग्वैदिक काल में, उनका महत्व यहाँ पे बहुत कम हो गया था, है ना। तो हम दूसरी विशेषता लिखेंगे राजा से संबंधित। एक बात तो लिखा हमने राजा का चयन, दूसरी बात हम यहाँ पे लिखेंगे विद्यार्थियों जो राजा था उसका नियंत्रण कम हो गया था ना। राजनीतिक जीवन पढ़ रहे हैं, ठीक है। राजनीतिक जीवन में एक पॉइंट देखा, राजा का चयन किस आधार पे होता था, दो प्रकार की बात हमें मिलती है, ठीक है। एक बात हमने ये कर ली यहाँ तक, और दूसरी बात इसको हमने यहाँ पे लिख डाला, ठीक। दूसरी बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं, दूसरी विशेषता राजनीतिक जीवन की वो था कि राजा का जो महत्व था वो बढ़ गया था, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे राजा का महत्व
महत्व बढ़ गया था, राजा का महत्व बढ़ गया था। ऐसा हम किस आधार पे कहते हैं? क्योंकि इसमें क्योंकि लिख के मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। क्योंकि पहली बात तो ये कि विदथ का उल्लेख ही नहीं मिलता, विदथ का उल्लेख ही नहीं मिलता, है ना। आप बताएंगे कि विदथ जो है, विदथ के ऊपर विदथ को आर्यों की प्राचीनतम संस्था किसने बताया था, और विदथ पे जो सर्वाधिक शोध कार्य किया था वो किसने किया था, मैंने आपको बताया है। आप ये भी बताएंगे कि वो बंदा किस विचारधारा का लेखक था, किस विचारधारा का इतिहासकार था, ये भी बात मैंने वहां पे बताई थी। ठीक है, तो आपके लिए ये प्रश्न है, आप है जो प्रश्न का जवाब देना। आप मैंने कल परसों और प्रश्न किया था, उसमें किरण चौधरी ने जवाब दिया था और अच्छा सही जवाब दिया था। ठीक है, तो आप लोग भी जवाब दें। उनका मेरा सवाल था वहां पे कि घोड़े का ऋग्वेद मूल्य कितनी बार हुआ है, तो किरण चौधरी ने बताया था कि सर 215 बार हुआ है, जो कि सही आंसर है। ऐसे ही आप लोग भी जवाब दें तो मुझे बड़ी खुशी होगी और पता चलेगा कि कम से कम इतने लोग जो हैं मुझे सीरियस होके देख रहे हैं, मेरे साथ साथ चल रहे हैं, है ना। तो जवाब जरूर देना, ठीक है, विदत के बारे में। दूसरी बात विद्यार्थियों क्या है यहाँ की कि सभा और समिति जो थी उनका महत्व घट गया था, है ना। तो दूसरी बात हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सभा व समिति, सभा व समिति का महत्व, सभा व समिति का महत्व घट गया था, है ना। सभा व समिति का महत्व घट गया था। ठीक है, तो राजा का महत्व बढ़ गया, ऐसा कैसे पता चलता है? क्योंकि विदत का तो उल्लेख नहीं मिलता और सभा और समिति का महत्व जो है घट गया था। इस आधार पे इस आधार पे हम कह सकते हैं कि सभा और समिति का जो था महत्व जो था वो बढ़ गया था। ठीक है, दरअसल बोर्ड के ऊपर लाइट, सामने लाइट, बगल में लाइट, उधर लाइट, तो इतने कीड़े आते हैं बारीक बारीक, बड़े डिस्टर्ब कर रहे हैं ना। लेकिन कोई ना, आप लाइट को बुझा दें तो पढ़ा नहीं सकते और लाइट को जलाएं तो ये कीड़े आएंगे ही आएंगे, कोई इलाज नहीं है। अब आप जो चाहे वो कर लो, है ना। बड़ा अजीब मामला है, लेकिन कुछ नहीं है। चलो, नेल्सन मंडेला की एक पुस्तक है द स्ट्रगल इज माई लाइफ, संघर्ष ही मेरा जीवन है। तो ये संघर्ष तो करना पड़ेगा, जीवन में तय है। और वो जीवन ही क्या जिसमें संघर्ष नहीं हो, उसको मतलब वो जीवन ही नहीं है, वो जिया ही नहीं है हमने वो जीवन जिसमें संघर्ष नहीं था, ये तय बात मानना। ठीक है, तो चलो तीसरी विशेषता मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जो इस समय जो राजा था वो जो है राजत्व सिद्धांत को अपनाने लगा था ना। राजत्व सिद्धांत को अपनाने लगा था। राजा जो है इस समय राजत्व सिद्धांत को अपनाने लगा था, किंगशिप थ्योरी, है ना, राजा की किंगशिप थ्योरी। अब ये राजत्व सिद्धांत भी क्या होता है? राजत्व सिद्धांत भी वही दैवीय सिद्धांत की तरह होता है। राजत्व सिद्धांत का मतलब होता है कि वह सिद्धांत जिसके तहत किसी भी राज्य का शासन चलाया जाता है वो राजत्व सिद्धांत कहलाता है। अब यहाँ पे जो राजा का शासन चलाया जा रहा था वो राजा के अनुसार ही चलाया जा रहा था, और राजा जो है अपने को दैवीय सिद्धांत के रूप में देख रहा था, मतलब देवता का प्रतिनिधि था वो खुद पृथ्वी पर, और जनता का मालिक था, है ना। जनता को यदि देवता के पास जाना है तो राजा के पास पहले जाना ही पड़ेगा। इस प्रकार की विचारधारा यहाँ पे आ गई थी, और राजा जो है वो लगातार इस काल में जो है कई उपाधियां ले रहा था, यज्ञ करवा रहा था, है ना, और जो दैवीय सिद्धांत है उसको मनवाने की बात जो है जनता के समक्ष रख रहा था कि ये मतलब कहने का मतलब राजा जो है अपने को राजा होने का एहसास जनता से करवा रहा था, है ना, ये बात थी।
वो विभिन्न प्रकार के यज्ञ कर रहा था, उपाधियां धारण कर रहा था ना, सम्राट, स्वैराट, ऐसे विराट, भोज, इस प्रकार से उपाधि जो है, भोज जैसी उपाधि मिलती है यहाँ पे, है ना। और अश्वमेध यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, राजसू यज्ञ, है ना, सर्वमेघ यज्ञ, इस प्रकार से यज्ञ कर रहा था राजा। तो यहाँ पे जो है कई सारी चीजें आ गई थी, है ना। तो ऐसा हम किस आधार पे कह सकते हैं कि राजत्व सिद्धांत को वो अपनाने लगा था। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा विद्यार्थियों कि देखो किस प्रकार से बातें थी। तो मैं यहाँ पे लिखूँ कि राजा उपाधियां धारण करने लगा था, उपाधियां धारण करने लगा, है ना, उपाधियां धारण करने लगा, बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करने लगा, जैसे सम्राट की, स्वराट की, एक राट की, है ना, विराट की, है ना, सर्वराट की, भोज या सर्वराट की, है ना, ऐसी उपाधियां धारण करने लगा था। ठीक है, अभी मैं लिखूंगा इनको ना। तो राजा उपाधियां धारण करने लगा, यज्ञ करने लगा, है ना, यज्ञ करने लगा, जैसे वाजपेय यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ के बारे में तो आपको पता ही होगा, रामायण में जो श्री राम करवाते हैं, अंत में जाके अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं, फिर वो एक घोड़ा छोड़ते हैं जिसको लव और कुश दोनों पकड़ते हैं उस घोड़े को, ना, जो कि घोड़ा क्या माना जाता है, समृद्धि का सूचक माना जाता है कि जिस क्षेत्र में होके वो घूम के आ जाएगा वो क्षेत्र मेरा। अब ये बताओ, मतलब कोई नैतिकता है क्या ये, इस प्रकार से घोड़ा छोड़ना, कि बस घोड़े को छोड़ दिया, वो जिस क्षेत्र में होके घूम के आ गया वो मेरा। अब बताओ ये कौन सी नैतिकता है। लेकिन इस प्रकार से जो है राजा अपने को जो है बलिष्ठ समझने लगा था ना, और इस प्रकार के यज्ञ करने लगा था। यही तो है दैवीय सिद्धांत भी, मतलब देवता ने, ईश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है तो फिर पूरी पृथ्वी मेरी, एक तरीके से ये था बात सीधी सी। मतलब जैसे वो फ्रांस में लुई 16वां कहता था, लुई 14वां कहता था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, मैंने जो कह दिया वो कह दिया बस। लुई 16वां कहता था कि यह वैध है, सॉरी लुई 15वां कहता था कि यह वैध है, क्यों, ऐसा मैं चाहता हूँ। मतलब इस प्रकार की बात हो गई थी, है ना। तो राजा उपाधि धारण करने लगा, यज्ञ करने लगा, और जो है दैवीय सिद्धांत अपनाने लगा, है ना, दैवीय सिद्धांत अपनाने लगा, दैवीय सिद्धांत, दैवीय सिद्धांत अपनाने लगा, दैवीय सिद्धांत अपनाने लगा। ठीक है, हाँ, दैवीय सिद्धांत अपनाने लगा। इस प्रकार राजा, हम आगे लिखेंगे, इस प्रकार राजा, इस प्रकार राजा जनता को, इस प्रकार राजा जनता को अपने राजा होने का एहसास करवाने लगा। इस प्रकार जनता को, इस प्रकार राजा जनता को स्वयं के राजा होने का, स्वयं को राजा होने का एहसास करवाने लगा, है ना। ये क्या बात है विद्यार्थियों, समझ रहे हैं वो इस लाइन को। इस प्रकार राजा जनता को स्वयं को राजा होने का एहसास कराने लगा। मतलब स्वयं को राजा होने का एहसास, यानी कि मैं राजा हूं, ये एहसास जनता को हो जाए। ठीक है, इस लाइन को आप थोड़ा सा यदि नहीं बैठ पा रही हो ना, तो आप ऐसा समझना कि राजा जो है वो जनता से ये स्वीकार करवाना चाहता था कि वो उस जनता के ऊपर राज करने वाला व्यक्ति है, यानी कि वो राजा है। राजा स्वयं के राजा होने का एहसास जनता को करवाने लगा, ये समझ लो आप, है ना। राजा स्वयं को राजा होने का एहसास जनता को करवाने लगा, है ना, ये बात हो गई। और ये जो उपाधियां वगैरह मिलती हैं वो हम बात करें तो जो हमारा है गोपथ ब्राह्मण है, उसमें तो यज्ञ की जानकारी मिलती है। जो यज्ञ, राजा जो लोग यज्ञ करने लगे थे वो यज्ञों के नाम मिलते हैं गोपथ ब्राह्मण में। और जो हमारा ऐत्रेय ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण, उसमें जो है उस राजा का नाम, राज्य का नाम और क्षेत्र का नाम जो है वो हमें मिलते हैं, है ना। तो मैं वो बात भी यहाँ पे लिखना चाहूँगा थोड़ी सी, कि हम क्या लिखेंगे
कि गौपत ब्राह्मण में यज्ञ, गौपत ब्राह्मण में, गौपत ब्राह्मण में यज्ञ व ऐत्रेय ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्य राजा, राज्य राजा व क्षेत्रों के नाम, क्षेत्रों के नाम मिलते हैं, है ना। राज्य राजा व क्षेत्रों के नाम मिलते हैं। जैसे अब किस प्रकार से ये नाम मिलते हैं, ये लाइन जो है, गौपत ब्राह्मण में यज्ञ यानी कौन कौन से वो यज्ञ थे, और ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्य राज्य राजा व क्षेत्र, ना, राज्य राजा व क्षेत्रों के नाम मिलते हैं। तो ये बात मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूं, ठीक है। मैं इस लाइन को समझाता हूं, आप इसे जो है आप इसे उतारें, ठीक है। मैं आता हूं अगली स्लाइड पे, ठीक है। आप इसको उतारें या स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आता हूं अगली स्लाइड पे, ठीक है। तो आपने इसको उतार लिया होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, या जो है आप उसको पॉज करके और फिर उतार लें, ठीक है। और अच्छे से आप है जो इसको तैयार करते जाएं विद्यार्थियों, बहुत मजा आने वाला है आपको। जब आप एग्जाम सेंटर में जाके एग्जाम दे रहे होंगे ना, उस दिन आपको एहसास होगा इन क्लासों का कि वास्तव में क्लासें कितनी महत्वपूर्ण हैं। या जब आप टेस्ट दोगे तो भी आपको पता चल जाएगा, है ना। तो देखिए किस प्रकार से, देखो यज्ञों के नाम मिलते हैं और राज्य, क्षेत्र और राजा के नाम क्या क्या मिलते हैं, मतलब दिशा के अनुसार उनको बांट रखा था ना। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, ये कोई एकदम मध्य का क्षेत्र हो गया, है ना। ये क्या हो गया, मध्य का क्षेत्र हो गया, ठीक है, मध्य का क्षेत्र हो गया। अब यहाँ पे हमें जो है पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में, दक्षिण के क्षेत्रों को क्या कहते थे, दक्षिण में यज्ञ कौन से होते थे, राजा को क्या कहा जाता था, है ना। इस प्रकार से अलग अलग नाम जो है हमें देखने को मिलते हैं। पूर्व में क्या क्या मिलते हैं, देखो पूर्व में मैं बात करूं, इस दिशा में बात करूं पूर्व में, तो इस दिशा को तो बोलते थे प्राची दिक। क्या बोलते थे, प्राची दिक बोलते थे, है ना। दिशा को क्या बोलते थे, प्राची दिक बोलते थे, है ना। तो ये तो क्षेत्र तो हो गया प्राची दिक, ठीक है। और यहाँ पे जो विद्यार्थियों जो राज्य था वो कहलाता था साम्राज्य, है ना। क्या कहलाता था, साम्राज्य कहलाता था। यहाँ पे राज्य को साम्राज्य कहा जाता था, है ना, साम्राज्य कहा जाता था, ठीक है। और राजा को सम्राट कहा जाता था। राजा को क्या कहा जाता था, सम्राट कहा जाता था, राजा को सम्राट कहा जाता था। और यहाँ पे जो यज्ञ किया जाता था वो राजसूय यज्ञ किया जाता था, है ना। कौन सा, राजसूय नहीं, सॉरी, वाजपेय यज्ञ किया जाता था, ठीक है। पूर्व दिशा की ओर वाजपेय यज्ञ किया जाता था, ठीक है। तो ये हो गया विद्यार्थियों वाजपेय यज्ञ, है ना। अब मैंने आपको क्या बताया कि यज्ञ का नाम तो हमें मिलता है गौपत ब्राह्मण में, और क्षेत्र का नाम, राज्य का नाम और राजा का नाम, ये तीनों मिलते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण में, है ना। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो जानकारी मिलती है किससे मिलती है, गौपत ब्राह्मण से, है ना, गौपत ब्राह्मण, ठीक है, गौपत ब्राह्मण से मिलती है। और इन तीनों के बारे में जो जानकारी मिलती है विद्यार्थियों, वो हमें मिलती है किससे, ऐत्रेय ब्राह्मण से, है ना। ऐत्रेय ब्राह्मण से, है ना, ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलती है, ठीक है। इसी प्रकार से इधर को मामला हम देखें, पश्चिम में देखें विद्यार्थियों, हम इस प्रकार से, पश्चिम में हम देखें तो यहाँ पे दिशा को तो बोला जाता था प्रातिची दिक, है ना, ची दिक, है ना। दिशा को क्या बोला जाता था, प्रातिची दिक बोला जाता था, ठीक है।
और जो था यहाँ पे साम्राज्य जो था उसको बोला जाता था स्वराज्य। साम्राज्य को क्या बोला जाता था? स्वराज्य बोला जाता था। ठीक है, साम्राज्य को स्वराज्य बोला जाता था, है ना। तो मैं यहाँ पे कोमा लगाऊंगा और यहाँ पे लिखना चाहूंगा स्वराज्य, है ना, स्वराज्य बोला जाता था। ठीक है, मैं इसको इस हिसाब से लिख दूं क्या? थोड़ा सा ऐसे ठीक रहेगा, यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है ना। मैं दिशा को सबसे पहले इधर लिखता हूँ। ठीक है, दिशा, फिर राज्य, फिर राजा का नाम, फिर वो लिख देंगे हम, है ना, मतलब क्या नाम से, यज्ञ। ठीक है, तो दिशा को ये बोलते थे प्रातिचिदिक, है ना। दिशा इस साइड में दिशा क्या बोली जाती थी? पश्चिम को बोलते थे प्रातिचिदिक। ठीक है, इसके बाद में जो राज्य था उसको बोलते थे स्वराज्य, है ना, स्वराज्य। ठीक है, और स्वराज्य हो गया। इसके बाद में हमारा आएगा जो राजा होता था उसको इधर सम्राट बोलते थे, इधर स्वैराट बोलते थे, है ना। क्या बोलते थे? स्वैराट, है ना, स्वैराट बोलते थे। और ये तो हो गया तीनों नाम, है ना। ये तो मिलते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण में। और जो यज्ञ मिलता है उधर वाजपेयी होता था, तो इधर जो है अश्वमेध यज्ञ होता था, है ना। कौन सा होता था? अश्वमेध यज्ञ होता था यहाँ पे पश्चिम में ना। तो ये यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ हो गया। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, आप अच्छे से ध्यान रखना, ये तीनों बातें ऐत्रेय ब्राह्मण में और ये गौपद ब्राह्मण में। इसी प्रकार उत्तर की बात करें, उत्तर में जो होता था, इधर की बात करें तो यहाँ पे भी जैसे दिशा की मैं बात करूं, सबसे पहले दिशा की बात करूं तो यहाँ पे दिशा जो होती थी वो होती थी उदीची दिक, है ना, उदीची दिक। ठीक है, उदीची दिक हो गई ना, उदीची दिक हो गई दिशा। ठीक है, और जो राज्य हो गया, ये वैराज्य कहलाता था, है ना। क्या कहलाता था? वैराज्य कहलाता था। ठीक है, राज्य जो है वैराज्य कहलाता था। ठीक है, और शासक जो था वो विराट कहलाता था, विराट, है ना। शासक क्या कहलाता था? विराट कहलाता था। ठीक है, शासक विराट कहलाता था। और यहाँ पे जो यज्ञ किया जाता था वो पुरुषमेध यज्ञ किया जाता था, है ना। कौन सा? पुरुषमेध यज्ञ किया जाता था। ठीक है, तो यज्ञ कौन सा हो गया? पुरुषमेध, है ना, पुरुषमेध हो गया यज्ञ। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्तर दिशा की बात हो गई। दक्षिण दिशा में क्या मामला था? देखिए, दक्षिण दिशा की मैं बात करूं विद्यार्थियों, तो दक्षिण में जो सबसे पहले मैं दिशा की बात करूं तो दक्षिणादिक दिशा हो गई, दक्षिणादिक। ठीक है, दिशा कौन सी हो गई? दक्षिणादिक जो है हमारी दिशा हो गई। ठीक है, उसके बाद राज्य की बात करें तो राज्य हो गया यहाँ पे भोज्य, है ना। राज्य क्या हो गया? राज्य हो जाएगा यहाँ पे भोज्य हो जाएगा, है ना। राजा जो होगा, राजा को कहेंगे भोज या सर्वराट, है ना। राजा को क्या कहेंगे? भोज भी कहते हैं और सर्वराट भी बोलते हैं, है ना, सर्वराट। ठीक है, राजा को भोज या सर्वराट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो यज्ञ किया जाता है वो सर्वमेध यज्ञ किया जाता है। कौन सा? सर्वमेध यज्ञ, है ना। तो यज्ञ कौन सा हो जाएगा? सर्वमेध हो जाएगा यज्ञ, है ना, यज्ञ सर्वमेध हो जाएगा। इस प्रकार का मामला था विद्यार्थियों जो है ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में। अब मध्य में भी एक मामला था, है ना। मध्य में भी जो है राज्य को तो राज्य ही कहा जाता था, है ना। राज्य को क्या कहा जाता था? मध्य में राज्य ही कहा जाता था। ये एक प्रकार से चक्रवर्ती राज्य होता था, है ना। राज्य को राज्य ही कहा जाता था और राजा को जो कहा जाता था वो एक राट कहा जाता था। राजा को एक राट कहा जाता था, है ना। राजा को जो है एक राट कहा जाता था। और यहाँ पे जो यज्ञ किया जाता था वो था राजसूय यज्ञ था, है ना। कौन सा था? राजसूय यज्ञ था, है ना। यज्ञ जो था यज्ञ जो था वो था राजसूय यज्ञ था, है ना। मध्य में राजसूय यज्ञ था, है ना। इसके अलावा दिशा के लिए यहाँ पे जो है आता था वो आता था प्रतिष्ठादिक, है ना।
क्या आता था, प्रतिष्ठा दिक आता था, है ना। दिशा के लिए, वैसे दिशा तो कुछ है ही नहीं तो इसकी तो प्रतिष्ठा दिक लिख दिया यहाँ पे, प्रतिष्ठा दिक, ठीक है, प्रतिष्ठा दिक। ये बात थी विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे। ये बात यहाँ पे तीन जो शुरू के तीन जो हैं वो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलते हैं, शुरू के तीन, है ना, ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे आप अपने स्तर पे देख लेंगे इसको, तो है ना। ये जो तीन है, ये जो तीन है ना, ये क्या क्या है, देखो ये तो है दिशा, मैं थोड़ा ब्लैक पेन का इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे, ये तो क्या है, दिशा है, यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं एक जगह लिखूंगा। ये क्या हो गया, राज्य, है ना, ये क्या हो गया, राजा, है ना, और ये क्या हो गया, यज्ञ, है ना, ये क्या हो गया, यज्ञ, ठीक है। इस प्रकार से इसमें हो जाएगा। और ये ऐत्रेय पुरुष, ऐत्रेय ब्राह्मण ये, ऐत्रेय ब्राह्मण ये, ऐत्रेय ब्राह्मण ये, ठीक है। और गोपद ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, उस हिसाब से आप निकाल देना इसको, ठीक है। अच्छे से याद रखना, कई बार यहाँ से सवाल जो है पूछ लिया जाता है, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये बात हो गई हमारी यहाँ पे। अब हम इसमें एक बात और लिख देंगे कि राजा का जो दैवीय सिद्धांत था उसका पहली बार उल्लेख हमें जो है ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वो स्थापित हो पाया था। समाज में जो स्थापित हुआ था राजा का दैवीय सिद्धांत, वो उत्तर वैदिक काल में स्थापित हुआ था, ठीक है। तो मैं इस बात को कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिख दूं क्या, आ जाएगा, ठीक है, इतना ज्यादा नहीं है, आ जाएगा। तो मैं ब्लैक पेन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा कि राजा के दैवीय सिद्धांत, राजा के दैवीय सिद्धांत का पहली बार उल्लेख, राजा के दैवीय सिद्धांत का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है, पहली बार उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है ना, ऋग्वेद में मिलता है। मगर समाज में यह सिद्धांत उत्तर वैदिक काल में स्थापित हो पाया, उत्तर वैदिक काल में ही स्थापित हो पाया, ठीक है। ये बात आप इसे स्पेशल रूप से ध्यान रखें, मोस्ट लगा के ध्यान रखें। यहाँ से जो सवाल है विद्यार्थियों वो बन सकता है, ठीक है, पूछा जा सकता है। काफी बार इस प्रकार का सवाल जो है बढ़ता है, मतलब 4 लाइनें देते हैं कि दैवीय सिद्धांत का पहली बार जिक्र उत्तर वैदिक काल में हुआ, है ना, इस प्रकार से, या दैवीय सिद्धांत का पहली बार जिक्र हमें ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है या अथर्ववेद में मिलता है, इस प्रकार से आ जाए तो गलत कर देना, क्योंकि दैवीय सिद्धांत का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। लेकिन समाज में जो स्थापित हुआ था वो उत्तर वैदिक काल में हुआ था, ऋग्वैदिक काल में दैवीय सिद्धांत जैसी कल्पना नहीं थी, बस उल्लेख जरूर मिलता है, ठीक है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों, आप इसे उतारें। इसके अलावा हम चौथा पॉइंट और लिखेंगे इसमें। तीसरा पॉइंट था ये हमारा, है ना, राजा जो है अपने को दैवीय सिद्धांत, राजा जो है राजत्व सिद्धांत की बात करने लगा था, उसमें हमने ये सारे पॉइंट में उस वाले पॉइंट में इसको पढ़ा है, ठीक है। अब मैं चौथा पॉइंट यहाँ पे लिखना चाहूंगा, आप जो है इसे उतार लें, मैं, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। और चौथा पॉइंट जो है मैं लिखना चाहूंगा कि जो राजा था वो मतलब इस समय क्या है कि प्रशासन में विस्तार हो गया था। क्यों कि जो राज्य था, राज्य में भी विस्तार हुआ था, जैसा कि मैंने पहले बताया है, लोहे की खोज के कारण, है ना। राज्य के क्षेत्र में जब विस्तार हुआ तो प्रशासनिक व्यवस्था में भी विस्तार राजा को करना पड़ा। और यहाँ पे जो राजा था उसकी सहायता के लिए 12 रत्नेनों की बात की गई है ना। ऐत्रेय ब्राह्मण में की गई है, ऐत्रेय संहिता में की गई है, काठक संहिता में की गई है, मैत्रायणी संहिता में भी की गई है, और जो है जो है ऐत्रेय संहिता में भी की गई है ना। ऐत्रेय ब्राह्मण और ऐत्रेय संहिता दोनों जगह की गई है, ठीक है। तो विद्यार्थियों हम बात करें, जब 12 रत्नीन होते थे वो एक प्रकार से राजा का मंत्रिमंडल था, और वो राजा को जो है प्रशासन से संबंधित विभिन्न सारी सहायता करते थे। कोई रथकार था तो कोई
जो है सेनानी था, कोई ग्रामणी था, ये सब जो हमने ऋग्वैदिक काल में भी एक दो नाम पढ़े हैं, जैसे जो है भागद्रुत मैंने आपको लिखाया है ना, भागद्रुत मैंने आपको लिखाया, संग्रहीता लिखाया है ना। इस प्रकार से ये कर इकट्ठा करने वाले और जो है कर के मालिक वगैरह जो थे, राजकोष के मालिक थे संग्रहीता तो, सॉरी भागद्रुत तो, और संग्रहीता कर इकट्ठा करने वाले थे, है ना। इस प्रकार से ये इस काल में स्पष्ट रूप से उनका नाम मिलता है। वहाँ पे तो एक आधा किताब लिखती हैं, डेफिनेटली पता था नहीं। अगर हरिशंकर शर्मानी की चतुर्वेदी जी जो थे वो दोनों भागद्रुत और जो है संग्रहीता दोनों के नाम ऋग्वैदिक काल में भी देते हैं, लेकिन किसी श्रीवास्तव में नहीं मिलता। उस समय मैंने आपको बताया भी था ना। तो चलो मैं इस बात को जो है यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। एक बार तो हम थोड़ी सी बेसिक बातें जो हैं वो तो हम जो है चलो अगले ही पेज पे लिखेंगे। इसको मिटा रहा हूँ मैं, आप है ना, आपने उतार लिया होगा, ठीक है। नहीं उतारा हो तो आप पॉज कर ले और उतार लेना फिर, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था हमारा राजनीतिक जीवन। इसमें राजा जो है काफी पावरफुल नजर आ रहा है और जो है अपने को राजा होने का एहसास जनता से करवा रहा है ना। अब हम देखो राज्य विस्तार के चौथी विशेषता हम पढ़ेंगे। आज की चौथी विशेषता क्या है, हम पढ़ेंगे कि राज्य विस्तार होने के कारण, राज्य विस्तार होने के कारण, राज्य विस्तार होने के कारण राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में भी प्रसार हुआ, या वृद्धि हम लिख सकते हैं, प्रसार हुआ, है ना। अब क्या किस प्रकार से प्रसार हुआ, ये सारी चीजें हम देखते हैं कि राजा को जो है प्रशासन में सहायता देने के लिए 12 रत्निन होते थे, है ना। 12 रत्निन होते थे, जिनकी जानकारी जो है हमें यहाँ पे मिलती है। कई स्रोत मैंने अभी आपको बताए, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, इस समय राजा की मदद हेतु 12 रत्निन होते थे, 12 रत्निन होते थे, ठीक है। 12 रत्निन होते थे। इनमें 1/4 महिलाओं का होना अनिवार्य था, है ना। इनमें 1/4 महिलाओं का होना, इनमें 1/4 महिलाओं का होना अनिवार्य था, है ना, अनिवार्य था। और राजा जो था वो रत्निनों को रत्न के समान मानता था, है ना, रत्न के समान मानता था। इनको बहुत बहुत सम्मान देता था, है ना। राजा रत्निनों को रत्नों के समान मानता था, रत्नों के समान मानता था। राजा रत्निनों को रत्नों के समान मानता था, ठीक है। और मैं बात करूं जो है हमारा यज्ञ जब होते थे, तो यज्ञ के समय इन रत्निनों की पूजा की जाती थी, इतना सम्मान दिया जाता था, है ना। तो मैं यहाँ पे एक बात और लिखना चाहूँगा, यज्ञ के समय या यज्ञों के समय रत्निनों की पूजा की जाती थी, पूजा की जाती थी, ठीक है। यज्ञों के समय रत्निनों की पूजा की जाती थी, ठीक है। इसके अलावा पंचविश जो ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें जो है
इन रत्निनों को वीर कहा गया है ना। पंचविश ब्राह्मण में, है ना, पंचविश ब्राह्मण में, पंचविश ब्राह्मण में रत्निनों को, पंचविश ब्राह्मण में रत्निनों को वीर कहा गया है। ठीक है, पंचविश ब्राह्मण में रत्निनों को वीर कहा गया है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये प्रमुख बातें थी जो हमने यहाँ पे की, है ना। अब मैं बात करूं यहाँ पे जो हमारा है ऐत्रेय जो ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण, उसमें इन 12 रत्निनों का जो है 12 रत्निनों की सूची मिलती है। ठीक है, एक तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि ऐत्रेय ब्राह्मण में, है ना, ऐत्रेय ब्राह्मण में मैंने शायद थोड़ी देर पहले ये बोला था कि ऐत्रेय ब्राह्मण और ऐत्रेय संहिता। देखो संहिता ऐत्रेय नहीं है, संहिता तैत्तिरीय है। तैत्तिरीय संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण दोनों में ही जो है हमें रत्निनों की जानकारी मिलती है। ठीक है, लेकिन तैत्तिरीय संहिता में तो मिलती है 11 रत्निनों की जानकारी, तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलती है 12 रत्निनों की जानकारी, जबकि ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलती है 12 रत्निनों की जानकारी। ऐसे ही काठक संहिता में मिलती है 12 रत्निनों की जानकारी, ऐसे ही मैत्राणी संहिता में मिलती है 14 रत्निनों की जानकारी, है ना। ये इस प्रकार से जो तथ्य हैं, कई बार क्या पता आरपीएससी डाल दे, इसलिए है जो मुझे भी रटना पड़ता है और जो है आपको पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो आप भी पढ़ें, आप भी रटें, रटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इसका कोई जो है शॉर्टकट नहीं है। ऐत्रेय ब्राह्मण में 12 रत्निनों की जानकारी मिलती है, 12 रत्निनों की जानकारी, 12 रत्निनों की जानकारी मिलती है, जिनमें से प्रमुख निम्न हैं। देखो इनमें से अब प्रमुखों की मैं बात यहाँ पे कर लेता हूँ विद्यार्थियों। प्रमुखों में हम लिखे हैं, जैसे सबसे पहले नंबर पे आपको पता होगा हमने लिखा था वहाँ पे क्या लिखा था, पुरोहित लिखा था, है ना। जो पुरोहित होता है वो राजा का मित्र, और क्या क्या होता है हमने वहाँ पे लिखा था, मैं फिर से यहाँ पे जो है नहीं लिखूंगा। ठीक है, पुरोहित की क्या हैसियत थी वो मैंने ऋग्वैदिक काल में लिख रखी है, वो सारी हैसियत थी। राजा का मित्र होता था, गुरु होता था, है ना, और राजा का प्रमुख जो है अधिकारी होता था, हमेशा राजा के साथ रहता था, और राजा के जो है युद्ध में विजय की कामना करता था। कई सारी बातें लिखी थी, है ना। इसके अलावा एक होता था सेनानी, है ना, सेनानी होता था, ये सेना का प्रमुख होता था, है ना, सेना का प्रमुख, एक तरीके से ये प्रधान सेनापति होता था, है ना, सेना का प्रमुख होता था। इसके अलावा जो है ग्रामणी होता था, ग्रामणी, है ना, ग्राम का प्रमुख होता था, लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा एक याजक का नाम और मिलता है, याजक, ये यज्ञ करता था, है ना, यज्ञ संपादित करने वाला। ठीक है, याजक कौन होता था, यज्ञ संपादित करने वाला, है ना, यज्ञ संपादित करने वाला। ठीक है, यज्ञ संपादित करने वाला होता था। इसके अलावा महिषी जो होती थी, महिषी ये राजा की प्रधान रानी होती थी, महिषी को भी इसमें शामिल जो है किया गया है। ठीक है, महिषी कौन होती थी, राजा की प्रधान रानी। ठीक है, राजा की प्रधान रानी। ठीक है, और इसके अलावा एक परिवृत्ति जो है परिवृत्ति होती थी, है ना, परिवृत्ति जो राजा के द्वारा त्याग दी गई रानी होती थी, परिवृत्ति, है ना। ये पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है, आप इसे याद रखना, परिवृत्ति। ठीक है, परिवृत्ति। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, परिवृत्ति, राजा के त्याग दी गई रानी, है ना, त्याग दी गई रानी,
मतलब रानी के पद के रूप में इसे त्याग दिया गया था, लेकिन ये रत्नी नौ में तो शामिल की गई थी। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ नाम मिलते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो एक नाम मिलता है छत्र। छत्र ये उसको जो है क्षत्रिय को बोलते थे, है ना। प्रतिहार द्वारपाल का जो काम करता था, प्रतिहार या जो है छात्र, है ना, क्षत्रिय का काम करे जो, है ना, उस प्रकार से द्वारपाल में लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, वो होता था छत्र, है ना। ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें तो जो है सूत होता था। सूत, सूत आपको पता ही होगा। सूत कौन होता था? सूत ये जो रथ सेना का मालिक होता था, रथ हाँकने वाला जिसको हम बोल सकते हैं, है ना। कौन होता था? रथ सेना का मालिक होता था, मतलब रथ सेनापति था एक प्रकार से। रथ हाँकने वाला, रथ हाँकने वाला होता था, है ना। रथ हाँकने वाला होता था, मतलब राजा जो है इसको अपने अपने रथ को चलाने वाला बना लेता था, है ना। मतलब अच्छा जब तालमेल होता था राजा के और सूत के बीच में, तो राजा इसको बुला ले लेता था। ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, जैसे जो है एक हमारा होता था पालागल। पालागल जो होता है वो होता है राजा का विदूषक, है ना। कौन होता है? राजा का विदूषक होता है, राजा का विदूषक। ठीक है, राजा का विदूषक। राजा का विदूषक का मतलब होता है विद्यार्थियों, विदूषक या पालागल को बोलते हैं जो हमारे जोकर का काम करता है ना, हंसाने का काम जो करता है, उसको बोलते हैं पालागल या विदूषक, जोकर, है ना, कॉमेडियन। कोई भी बस राजा को हंसाए, बस, है ना, राजा को चिंता न हो, स्ट्रेस न हो, इसलिए राजा जो लोग हैं अपने दरबार में एक आध पालागल रखते थे, है ना। एक पालागल हो गया। इसके अलावा गोवी कर्तन, एक नाम मिलता है गोवी कर्तन, है ना। गोवी कर्तन का नाम मिलता है। गोवी कर्तन जो होता था ये शिकार के समय जो है राजा की सहायता करता था, है ना। कौन होता था? शिकार के समय राजा की सहायता करता था। शिकार के समय राजा की सहायता करता था, है ना। राजा की सहायता करता था। ठीक है, शिकार के समय राजा की सहायता करता था। इसके अलावा मैं बात करूं तो हमारा जो है एक हो जाएगा संग्रहिता। संग्रहिता, है ना, कर एकत्र करने वाला, है ना। अर्थ, एक प्रकार से अर्थ मंत्री हो जाएगा। कर एकत्र करने वाला, है ना। संग्रहिता, कर एकत्र करने वाला। भागद्रुत, भागद्रुत था कर एकत्रित करने वाला। संग्रहिता तो था कोषाध्यक्ष था, है ना। संग्रहिता कोषाध्यक्ष था, और भागद्रुत जो था वो जो है हमारे यहाँ पे कर एकत्रित करता था, ना। मैं उल्टा कर दिया, सॉरी। तो यहाँ पे संग्रहिता की जगह हम लिखेंगे भागद्रुत लिखेंगे, है ना, भागद्रुत। ठीक है, भागद्रुत लिखेंगे यहाँ पे। कर एकत्र कौन करता था? भागद्रुत करता था, इस प्रकार से नाम मिलता है भागद्रुत, है ना। और संग्रहिता का काम था, संग्रहिता का जो काम था वो था कोषाध्यक्ष का। कोष का अध्यक्ष होता था ये तो। ठीक है, कौन होता था? यह है कोषाध्यक्ष होता था। तो ये हो गया प्यारे विद्यार्थियों हमारे कुछ प्रमुख, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो पूरे ही लिख दिए 12 लिख दिए। मैं सोच रहा था शायद हो नहीं पाएंगे, खैर चलो पूरे आ गए। ठीक है। अब इनका नाम कहाँ कहाँ और मिलता है? देखो, ये तो ऐत्रेय ब्राह्मण में जो मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण की बात मैंने यहाँ पे लिखी, ये ऐत्रेय ब्राह्मण में, है ना। ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलते हैं ये 12 नाम, तो इसको आप अच्छे से याद रखना। ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलते हैं। कई बार पूछते हैं कि 12 जो रत्निनों के नाम मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? ऐत्रेय ब्राह्मण मिलते हैं। इसके अलावा कहाँ मिलते हैं? देखो, अन्य जगह विवरण, अन्य जगह जो विवरण मिलता है वो हमें कहाँ कहाँ मिलता है, तो वो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा विद्यार्थियों। देखिए, जो तैत्तिरीय संहिता है, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा तैत्तिरीय संहिता। तैत्तिरीय संहिता में उल्लेख मिलता है, लेकिन 11 रत्निनों का ही उल्लेख मिलता है।
11 रत्निन। ठीक है, तैत्तिरीय संहिता में कितने रत्निन मिलते हैं? 11 रत्निन मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं जो है हमारे तैत्तिरीय तैत्तिरीय नाम से एक ब्राह्मण ग्रंथ भी है ना, तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलते हैं 12 रत्निन। कितने? तैत्तिरीय ब्राह्मण में 12 रत्निन। इसके अलावा जो काठक संहिता है विद्यार्थियों, काठक संहिता में हमें जो मिलते हैं वो भी 12 रत्निनों के नाम मिलते हैं। ठीक है, 12 रत्निनों के नाम मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैत्रायणी संहिता में 14 रत्निनों के नाम मिलते हैं ना, मैत्रायणी संहिता कितने? 14 रत्निन। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा संख्या थोड़ी सी ध्यान रख लेना। कई बार क्या 4 नाम देंगे, इधर रत्निनों की संख्या देंगे और कहेंगे कि कौन सा सुमेलित नहीं है, 12 की जगह यहाँ पे 13 कर देंगे, ये अलग अलग हो जाएगा मामला, है ना। इस प्रकार से सुमेलित करने में जो है सवाल दिया जा सकता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके उतार लें। आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, काफी लंबी क्लास हो गई और अब हम पढ़ेंगे अभी राजनीतिक जीवन और चलेगा और शायद अगली क्लास में राजनीतिक जीवन जो है हम हैं वो पूरा कर लेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी करते रहिए।